द वर्ल्ड इज टू मच विद अस विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बेहतरीन सोनेट है। इसके जो लाइन टू लाइन मतलब टेक्स्ट जो इसकी पोयम थी उसका जो अनुवाद था, उसकी जो एक्सप्लेन थी, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इससे पहली वाली वीडियो में। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। और इसके क्वेश्चन जो है, जिन बच्चों ने पोयम को बढ़िया से पढ़ा होगा उसे ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, सीधे सीधे क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन बस ये है कि पब्लिश कब हुई है, कुछ इससे अलग से सोनेट है ये, कुछ ऐसी चीजें होती है, कहीं पर कोई लाइन ऐसी आ जाती है उसके बारे में कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको इसमें मिलेंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन भी देख लोगे तो जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ी है पोयम, उनके लिए तो बहुत इजी रहेंगे क्वेश्चन। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज ए फर्स्ट सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ का पहला सोनेट है, ये भी बात है। और सोनेट है ही है, और मिल्टनिक सोनेट लिखता था जिसे हम इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट भी बोल सकते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक ऑक्टेव और सेस्टेट। दिस सोनेट इज रिटन इन पेट्रार्कन स्टाइल, या फिर इसे मिल्टनिक स्टाइल, या फिर इसे आप इटालियन स्टाइल बोल सकते हो। तो ये तीन नाम से जाना जाता है। तो ये सोनेट है पेट्रार्कन सोनेट। जो मीनिंग है द वर्ल्ड का जो मीनिंग है इसमें कि वर्ल्ड हमारे साथ बहुत ज्यादा है, वो उसका मीनिंग है मेटरलिज्म, भौतिकवाद। पैसा, धन, दौलत, मोह, माया, आजकल हमारे चारों तरफ यही चीजें हैं। पोयम जब मैंने पढ़ाई थी बिल्कुल क्लियर करा था ये सारी चीजें कि आजकल चारों तरफ मेटरलिज्म है और हम नेचर पे ध्यान नहीं दे रहे। और पूरी पोयम में वर्ड्सवर्थ की थीम यही है कि हमें मेटरलिज्म को छोड़ करके नेचर पे जाना चाहिए, बैक टू नेचर होना चाहिए। 503 नंबर क्वेश्चन है। देयर आर टू स्टेंजाज इन दिस पोएम। इसमें दो स्टेंजे हैं, एक ऑक्टेव है और दूसरे वाला सेस्टेट है। और तो ऑक्टेव में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उसने कि भाई चारों तरफ क्या है, मेटरलिज्म है, इन्हीं में है, प्रकृति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कोई भी, और हम सब अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं केवल मेटरलिज्म। और सेस्टेट में उसका आंसर दे देता है कि भाई अगर पैगन होते तो वहां पे फिर हमें नेचर में भगवान दिखाई देता, तो नेचर ऐसी अधूरा अधूरापन न होता, फिर हम अकेलापन महसूस ना करते और इसी में एंजॉय लेते। दिस सोनेट वाज कंपोज्ड इन 1802 में कंपोज किया गया था। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जैसे 1802 लंदन लिखी थी पोयम, जिसका दूसरा नाम था टू मिल्टन। सेम वही उसकी कंपोजिंग डेट है और वही पब्लिशिंग है। और पब्लिश हुआ था 1807 के पोइटिक वॉल्यूम जो था, पोयम इन टू वॉल्यूम्स। 1807 में पब्लिश हुआ था वॉल्यूम, और इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोयम है वर्ड्सवर्थ की जो उसने पब्लिश कराई थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है ये। और जब छोटी छोटी पोयम कोई होती है ना याद हो तो हम इसमें भी जा सकते हैं, बहुत सारी पोयम थी। वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि ही वुड लाइक टू बी ए पैगन। तो वो कहता है कि ही वुड लाइक टू बी पैगन, वो एक पैगन बनना चाहता है, ऐसा मानना है। वर्ड्सवर्थ इसमें कहता है कि हे गॉड, काश वुड दैट आई वर ए पैगन। तो आई वुड बी ए पैगन, मैं एक पैगन होता, और पैगन होता तो फिर तो मुझे प्रकृति में गॉड दिखाई देते और मुझे फिर अकेलापन महसूस ही ना होता। तो पैगन की बात करता है। पूछे आपसे व्हाट इज द मीन ऑफ पैगन, तो आपको बताना है ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार पैगन्स जो होते हैं ना, वे व्यक्ति होते हैं जो वर्शिप करते हैं या फॉलो करते हैं नेचर को, जो प्रकृति को फॉलो करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। एंड टेक एवरी नेचुरल एस्पेक्ट, और जो प्रत्येक प्रकृति के जो पहलू या जो भी तत्व होते हैं ना, उन्हें ऐसे लेते हैं एज द गॉड्स एंड गॉडेस। हर चीज को, प्रकृति की हर चीज को गॉड की तरह या गॉडेस की तरह लेते हैं। मतलब प्रकृति के कण कण में भगवान या भगवानी, गॉडेस, देवी सॉरी, या भगवान या देवी की तरह लेते हैं। तो ये गॉड और गॉडेस की तरह लेते हैं। इनका मानना ये है कि ग्रीक मैथोलॉजी में जो पैगन होते हैं ना, उनके अनुसार पैगन वो होते हैं जो हर नेचर के हर एस्पेक्ट में, एस्पेक्ट का मतलब समझो आप कि नेचर के हर एस्पेक्ट में, जैसे पानी बहता हुआ चल रहा है, सूरज की किरणें आ रही है, ठीक है, या फिर जानवरों का दौड़ना, पक्षियों का चहचहाना, समुद्र के जो लहरें हैं, इन सब चीजों में इन सब चीजों में गॉड को देखते हैं कि सब में भगवान वास करते हैं प्रकृति में। फिर वो ऐसा वो पैगन होता है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी पैगन्स आर द पर्सन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैगन के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो वे व्यक्ति होते हैं जो वर्शिप करते हैं, फॉलो करते हैं नेचर को, और टेक एवरी नेचुरल एस्पेक्ट को गॉड और गॉडेस की तरह लेते हैं। देखो जहां पैगन लिखा हुआ है पोयम के अंदर, उस लाइन को लेकर के पैगन को हटा के और उसे फिलअप दे देते हैं, और फिर नीचे आ जाता है पैगन था यहाँ पर, या यहाँ पे वर्शिपर थे, या आइडल मूर्ति, कुछ ऐसा दे देते हैं कुछ भी, या एथिस्ट था, थीस्ट था।
तो हमारे एकदम जिस बच्चे ने पोएम पढ़ी हुई होती है ना, तो वो एकदम याद आ जाता है, इसमें तो पैगन ही था। और इसीलिए फिलअप हमेशा इसी तरीके के आते हैं। और वे मतलब ज्यादा टफ नहीं आते। जिन बच्चों की पोयम अंदर से पढ़ी हुई होती है वो एकदम लगा के आएगा, ऐसा फिलअप होता है। हल्की फुल्की चीज का नहीं होगा कि यहाँ दाई आएगा या दी आएगा, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जैसा मैं बता रहा हूँ। द पोइट वांट्स टू इन्फॉर्म हिज रीडर्स, पोइट बताना चाहता है अपने रीडर्स को कि जो व्यक्ति है ना, उन्हें मेटरलिज्म को तो लीव कर देना चाहिए। मेटेरियलिज्म जो ये भौतिकवाद है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ है ना, इसे छोड़ दो। वो ये बताना चाह रहा है कि ये मोह माया धन दौलत पैसा ये सब त्याग दो, एंड कम इन टच ऑफ नेचर, प्रकृति के टच में आ जाओ। ऐसा डायरेक्टली तो बोल नहीं रहा, 14 लाइन तो मैंने आपको पढ़ाई थी, लेकिन थीम तो यही आ रही है ना। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई मेटरलिज्म में चले गए व्यक्ति बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून हो गए, ये सॉर्डिड बून है, ये तुच्छ सा वरदान मेटरलिज्म का इसी में। तो वो कह रहा है इन चीजों को त्याग दो, नेचर की तरफ चलो। जो टाइटल है ना इस पोएम का, वो ये इंडिकेट करता है, टाइटल क्या है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। उसका मतलब वर्ल्ड बहुत ज्यादा है हमारे साथ, मतलब मेटरलिज्म ज्यादा है। वो ये बताता है कि देर आर टू मच मेटरलिस्टिक थिंग्स, बहुत ज्यादा मेटरलिस्टिक थिंग्स है हमारे चारों तरफ। हमारे चारों तरफ अब भी आप चारों तरफ नजर घुमा के देख लो, सब मेटरलिज्म है। ड्यू टू इट, इसी वजह से हम अनेबल है अचीव करने में मेन गोल ऑफ अवर लाइफ, अपनी जिंदगी का मेन गोल नहीं अचीव कर पाते। अब आप कहोगे सर मेन गोल गोल तो हम अचीव कर लेते हैं। हमारी जिंदगी का मेन गोल है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना, और हमारे चारों तरफ मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, फिर भी हम इसी में ही पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपना गोल प्राप्त कर लिया, लेकिन एक जगह गलत हो जाते हो आप। हमारा जिंदगी का मेन गोल ये नहीं है, जिंदगी का मेन गोल है भगवान की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति। ऐसा मानना वर्ड्सवर्थ का, उसे कहाँ अचीव कर रहे हैं आप तो। एक पैसा कमा रहे हो, मोह माया तो उसमें गॉड जो हमारा मेन गोल है उससे तो पथभ्रष्ट हो गए ना, वो हट गया वो तो आप मेन गोल से भाग रहे हो। द मेन गोल ऑफ ए पर्सन लाइफ इज टू अचीव द गॉड, भगवान की प्राप्ति जो है वो मेन गोल है। जो पैराडाइज लॉस्ट में भी बता रहा था मिल्टन, कि गॉड की प्राप्ति से मतलब ये है कि हेवन जाना। भाई हमारा टारगेट, हम यहाँ आ गए, हमें गॉड के रास्ते पे चलना है, गॉड के द्वार जाना है जहां से आए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम गॉड की जगह ना डेविल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हम ये मोह माया धन दौलत में इनमें फंसे हुए हैं, तो इनमें नहीं चलना चाहिए हमें। जो ये बड़े साधु संत तपस्वी होते हैं ना, ये इन चीजों को ज्यादा समझ जाते हैं। जैसे मैं अब इस पोएम को पढ़ा लूं और आप में से कोई एक जना इतना ज्यादा इंप्रेसिव हो जाए, बस सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल वर्ड्सवर्थ की बात बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन कहता है। और उसे बार बार यही चीज बताई जाए तो वो सब चीजों को त्याग देगा। जैसे आपने ये देखी होगी, वे व्हाइट से कलर की जो साड़ी पहनती है, ब्रह्मा देवी क्या है ये, तो वे जो होती है, वो वो सब चीजें त्याग देती है, अपने घर बार को इन्हें सबको त्याग के, और उनमें ही रहते हैं वे। मठ सन्यासन बन जाती है इस तरीके से। ऐसी कुछ जेंट्स है जो सन्यासी बन जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि भाई कुछ नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध को लगने लगा था कुछ नहीं, बस हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, गॉड की प्राप्ति के लिए चलना चाहिए। तो जो मेन गोल है ना पर्सन की लाइफ का, जो गॉड को अचीव करना, उससे हम भटक जाते हैं मेटरलिज्म के होने की वजह से। अब ये लाइन आई थी, समुद्र जो है उसने अपने हृदय को खोल दिया है चांद के सामने, तो समुद्र कैसे है, उसका हृदय तो कुछ होता ही नहीं है, पर्सोनिफिकेशन था। द कंडेम्पशन ऑफ, कंडेम माने निंदा करना होता है, मेटरलिज्म की निंदा करना, यही थीम है इस पूरी पोयम की। मतलब मेटरलिज्म की निंदा कर रहा है, या प्रेज ऑफ नेचर कर रहा है, नेचर की प्रेज कर रहा है, और डिफेम कर रहा है या उसकी कंडेम कर रहा है, निंदा कर रहा है मेटरलिस्टिक लाइफ की। वर्ड्सवर्थ इसके अंदर, ये जो सोनेट है ना, इसके अंदर फिलोसफिक टोन है। फिलोसफी कैसी होती है, ये वर्ड्सवर्थ की फिलोसफी तो है, आप तो यकीन नहीं करोगे। ये कोई रियल बात थोड़ी बता रहा है, फिलोसफिक टू है। जैसे मेरी अपनी फिलोसफी मैं अपनी देती हूँ, वर्ड्सवर्थ अपनी दे रहा है। वो कह रहा है कि भाई हम जो है मोह माया में हैं, और मेटरलिज्म में ज्यादा इतने इन्वॉल्व हो गए कि अब हम किसी भी तरीके से प्रकृति में नहीं जा रहे। तो उसकी फिलोसफी है कि भाई ये फिलोसफिक टून है कि भाई काश पैगन होते तो हम इसमें लगे। तो अपने दार्शनिक अपने विचार, फिलोसफिक टून होती है ऐसी। एंड हैज अ डेप्थ ऑफ पोइटिक ब्यूटी, और इसमें पोइटिक ब्यूटी की गहराई है। पोइटिक ब्यूटी मतलब पोइट, काव्यगत विशेषताएं जो होती है, सुंदरता जो होती है, काव्यगत सौंदर्य जो बोलते हैं हिंदी में, वो उसकी गहराई है। इसका मतलब बहुत डीप करके वर्ड्सवर्थ ने इसे पोयम को डाला है, उसमें अपने गहरे विचार भी डालता है। ये पोयम एक एक्सप्रेशन है पोइट की, हेट्रेड देखने को दिखाई देती है। हेट्रेड माने घृणा, हेट्रेड नाउन हो जाता है, मतलब लव का अगर हम अपोजिट देखें तो हेट्रेड है।
तो लव नाउन भी है और वर्ब भी है। तो हेट्रेड है टुवर्ड्स द ग्रोइंग मेटरलिज्म इन प्रेजेंट लाइफ में, मेटरलिज्म बढ़ती जा रही है उसके प्रति घृणा है। वर्ड्सवर्थ को ये पसंद नहीं है। इस पोयम के अंदर पोइट ये भी कहता है कि हम हमेशा बिजी रहते हैं पैसा कलेक्ट करने में, और कभी भी ध्यान नहीं देते जो ट्रू गिफ्ट है नेचर का। नेचर का एक सच्चा गिफ्ट है कि भाई आप प्रकृति में जाओ, सब चीजों में आप, सब गॉड मतलब नेचर ने सब गिफ्टेड है, सब आपके लिए है। अगर धूप आ रही है तो आप सीधे, वो गिफ्टेड है आपके लिए, हवाएं चल रही है सब गिफ्टेड है। ये गिफ्टेड थिंग्स पे हमारा ध्यान नहीं। हमारी जो लाइफ है, हमारे जो कार्य है, अवर लाइफ एंड एक्शन आर बिजी इन, हम जिंदगी पूरे हमारे कार्य बिजी है अर्न करने में, स्पेंड करने में, बस पैसों में लगे हुए हैं, पैसा खर्च करने में। और ज्यादातर सबकी लाइफ का यही काम है। हम बिजी है गेटिंग प्रेस्टीज को पाने में, पोजीशन पाने में, समाज में हमारा नाम हो, रुतबा हो, बस इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। तो इन चीजों को तो मना कर रहा है वो। इस तरीके से हम वेस्ट कर रहे हैं अपनी नेचुरल पावर को, जो हमारी ताकत है, टैलेंट्स है, जो गॉड ने हमें दी है, सब हम बर्बाद कर रहे हैं किन चीजों में? पैसा, धन, दौलत, मोह माया। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये रिजेक्ट कर चुका है फिलोसफी ऑफ पैगन। अब पैगन वाली बात नहीं रही। ये पहले टाइम में था, जब मेडिवल एज थी, मतलब जब पुराना समय था, उस समय डार्क एज के नाम से था। मेडिवल एज थी मतलब 11th 12th सेंचुरी की बात हो रही है। तो वहां पर या उससे पहले चले जाओ, जितने भी पूर्व चले जाओगे आप, वहां पर क्या था कि वहां बहुत ज्यादा पैगन पैगन को मानते थे, मतलब पैगन थे सब, और नेचर में गॉड को मानते थे। अब वो सब चीजें खत्म हो गई, क्योंकि अब नए नए भगवान मिल गए। तो हमने इन्हें जो प्रकृति को, ये पेड़ पौधे जानवर, इन्हें सबको पूजना बंद कर दिया। ये जो दो वर्ड है इनके द्वारा, ये बाय द यूज ऑफ टू वर्ड्स, प्रोटियस और ट्राइटन, दो वर्ड यूज करे हैं वर्ड्सवर्थ ने। दोनों गॉड है समुद्र के। वर्ड्सवर्थ सपोर्ट करता है जो ग्रीक मैथोलॉजी के विश्वास को। ग्रीक मैथोलॉजी में इनका नाम है। इन ग्रीक मैथोलॉजी में जो मीनिंग है ना इन दो वर्ड का, वो गॉड ऑफ सी है। दोनों का मतलब वही है, समुद्री देवता। प्रोटियस गॉड है समुद्र के। ही वॉज सपोज टू राइट, ऐसा माना जाता है कि वे समुद्र से निकलते हैं दोपहर में, और फिर सो जाते हैं इन द शेड ऑफ रॉक्स, चट्टानों में जाके सो जाते हैं। ही हैज ए पावर ऑफ टेलिंग द फ्यूचर ऑफ एनीवन, और वे भविष्य को बताते हैं। मतलब इस इन गॉड को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया प्रोटियस को। प्रोटियस गॉड है, समुद्री देवता है, जो दोपहर, ऐसा माना जाता है, ऐसा है ना हर चीज के लिए। एक वहां पे ग्रीक मैथोलॉजी में कहा जाता है कि वो दोपहर में निकलते हैं, चट्टानों में जाते हैं, और वो भाग्य बताते हैं। और फिर जाके इवनिंग में फिर चले जाते हैं अपने समुद्र में, फिर निकलते हैं। तो उनके बारे में बताया गया। द मैन हैज लॉस्ट हिज हार्ट टुवर्ड्स नेचर। मैन ने अपना हृदय नेचर की तरफ से तो लॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। प्रकृति में तो ध्यान ही नहीं है। अब दूसरे गॉड थे ट्राइटन, वो छोटे गॉड है इसके समुद्र के। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार वो बेटे हैं पोजडियन के। ये वर्ड ध्यान रख लेना आपको। गॉड किंग है जो समुद्र का, एक गॉड किंग भी है इन दोनों से ऊपर, और उसका नाम है पोजिडन। उसका जिक्र नहीं है, लेकिन जो ट्राइटन है वो उनके बेटे। जैसे हमारे यहाँ पे है कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे ये गणेश जी है, गणेश जी बेटे हैं शंकर के शायद, तो वो मतलब वो उसके बेटे, ऐसे गॉड गॉड के बेटे होते हैं ना, वो उस तरीके से। ट्राइटन की जो अपर बॉडी है, ऊपर की जो बॉडी पार्ट है ना, वो मैन का है। लोअर पार्ट जो है वो फिश का है, मछली का है। वो समुद्र में समुद्री देवता है, तो मछली नीचे से मछली का। और ज्यादातर ऐसे ही देखने को मिलता है, कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखाई दिया होगा। ये दो तीन जगह आएगा, चाहे वो कैलिबन के कैरेक्टर में आए, या जब हम डेथ और सिन की बात कर रहे थे पैराडाइज लॉस्ट में, वहां पे आए, तो नीचे का पार्ट हमेशा मछली का या सांप का वो होता है, ऊपर का इंसान का। लोअर पार्ट वाज दैट ऑफ ए फिश। ट्राइटन वो कॉन्च बजाता है। कॉन्च होता है शंख को ब्लो करता है, मतलब वहां हॉर्न वर्ड आया था ना, तो वो कॉन्च बजाता है। जैसे हमारे यहाँ पे श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं, तो इसी तरीके से अब के सबके अपने अपने मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो बजाता है। जो म्यूजिक है ना नेचर का, वो अब अट्रैक्ट नहीं करता हमें। हमें नेचर का जो म्यूजिक है, जो आवाजें आती है चारों तरफ से, वे अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि हम बिजी इतने हैं, सोचते रहते हैं वर्ल्डली थिंग्स के बारे में। हम तो सांसारिक चीजों में इनमें उलझे हुए, इन्हीं सोचते रहते, इसलिए हम पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता इन चीजों का। जो पैगन है ना, वो एक नॉन क्रिश्चियन है। पैगन इज ए नॉन क्रिश्चियन हु वर्शिप्स द, जो क्रिश्चियन, जब क्रिश्चियनिटी आ गई तो पैगन तो छूटते चले गए। जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी, जीसस क्राइस्ट नहीं हुए थे, उससे पहली बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर
वो कह रहा है कि पैगन जो हुआ करते थे वो नॉन क्रिश्चियन थे, वो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे। जो क्रिश्चियन को मानने लगा वो पैगन नहीं रहा। जो वर्शिप करते थे नेचुरल थिंग्स की, वो तो नेचर की जो चीजें हैं और उसके डिफरेंट फॉर्म्स की, पावर्स की, एज गॉड्स एंड गॉडेस। तो अलग अलग फॉर्म, उनकी पावर, उनकी पूजा, नेचर प्रकृति में गॉड की पूजा की जाती थी। जो पैगन होता है ना व्यक्ति, वो विश्वास करता है प्रत्येक एस्पेक्ट, जो नेचर की जो सारे पहलू है ना, वे गॉड और गॉडेस उन्हें रूलिंग कर रहे हैं। हर चीज भगवान कर रहा है, ऐसा मानते थे। और ये पेट्रार्कन सोनेट है, राइम स्कीम अब्बा अब्बा हो जाती है, बाद वाली सीडी 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 जो नहीं पूछी जाती। आइम्बिक पेंटामीटर जो है वो यूज करा है इस पोयम के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। आइम्बिक पेंटामीटर, वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो लव ऑफ वर्ल्डली वेल्थ है ना, सांसारिक जो लव है, कैन ब्रिंग अस नो पीस, वो हमें पीस नहीं देता। जबकि जो लव ऑफ नेचर है वो हमें हैप्पी बनाता है, गे माने खुशहाल बनाता है। लेकिन जो मेटरलिज्म वाला ना, ये कुछ नहीं करता। नो प्रीटी साइट ऑफ नेचर टच इज द हार्ट ऑफ वेल्थ सीकिंग पर्सन। जो प्रीटी साइट होते हैं ना, जो सुंदर दृश्य होते हैं नेचर के, वे उन हृदय को टच नहीं करते जो वेल्थ सीकिंग पर्सन के, पैसों को खोजने वाले व्यक्ति, वेल्थ माने धन दौलत, सीख माने खोजने वाले व्यक्ति, जो पैसे के पीछे पड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसके हृदय को टच ही नहीं कर पाएंगे नेचर के दृश्य, क्योंकि उसका तो ध्यान जो है ना पैसों में है, वो मेटरलिज्म में। और वो कौन है? वो सब है। वो है कौन व्यक्ति? जो नेचुरलिज्म वाला व्यक्ति जिसके बारे में वर्डसवर्थ बताना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जो व्यक्ति ऐसा होता है ना, वो मेटरलिज्म में, पैसे धन दौलत इनमें उलझा हुआ है, जो वेल्थ सीकिंग व्यक्ति है, मतलब वेल्थ को खोज रहा है, पैसे की खोज में है, वो व्यक्ति, उसे नेचर के जो दृश्य है वो उसके हृदय को नहीं छूते। मतलब उस पे तो नेचर के किसी भी दृश्य का प्रभाव नहीं पड़ता। किस व्यक्ति पे? जो वेल्थ सीकिंग है, जो पैसे की खोज में है। और वह है कौन व्यक्ति? वो ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति हम सब है, कोई बचा हुआ ही नहीं है, सब यही है। तो इसका मतलब सभी ऐसे हो चुके हैं कि जो प्रकृति पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं। सोर्डेड बोन एक वर्ड यूज करा था, उसका मतलब होता है, सोर्डेड माने तुच्छ सा वरदान, उसका मतलब वही है मनी मेकिंग बिजनेस या मेटरलिज्म, भौतिकवाद, पैसे वाला कोई बिजनेस काम, या पैसे की बात हो। तो कह रहा है ना, ये सोर्डेड बून, ये तुच्छ सा वरदान जो है ना, हम तो इसमें बर्बाद हो चुके हैं। तो वो उसे बोल रहा है, तो वो क्या है? वो मेटरलिज्म है। वर्ड्सवर्थ लेमेंट करता है, विलाप करता है कि मैनकाइंड जो है ना, मानव जाति, सब लॉस्ट हो चुके हैं, has lost its intimate connection with the natural world। सबने अपना इंटीमेट माने होता है घनिष्ठ कनेक्शन दे रखा है इस नेचुरल वर्ल्ड में, इस प्राकृतिक संसार में। वर्ड्सवर्थ लेमेंट करता है, विलाप करता है, दैट मैनकाइंड हैज लॉस्ट, जो मैनकाइंड ने लॉस्ट कर दिया, खत्म कर दिया, मानव जाति ने, जो उसका कनेक्शन था ना नेचुरल वर्ल्ड से, मतलब वो प्रकृति वाला जो संसार से कनेक्शन था, वो सब लॉस्ट हो चुका है, उसका सब खत्म हो गया। वो इंटीमेट घनिष्ठ संबंध जो प्रकृति के साथ सभी का था, अब वो लॉस्ट हो चुका है। ये पहले हुआ करता था ह्यूमन ह्यूमन काइंड का, मानव जाति का या मैनकाइंड का, वो सब अब खत्म हो गया। तो ये बातें वर्ड्सवर्थ की आपने देखा, तो मतलब वर्ड्सवर्थ बहुत दुखी है। वो कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी नहीं है जो प्रकृति में ध्यान दे, सब अपने पैसा धन दौलत मोह माया बच्चों में इनमें लगे हुए हैं और प्रकृति से बहुत दूर जा चुके हैं। पर्सन्स, दे आर ओनली जस्ट वांट्स टू अर्न मनी बाय हुक और बाय क्रुक, दे आर इन्वॉल्व इन मेकिंग मनी, दे डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स नेचर, प्रकृति के जो एस्पेक्ट्स है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और अब हम पैगन नहीं रहे। जो पैगन हुआ करते थे वो प्रकृति में ही देखते थे, सुबह शाम प्रकृति को पालते थे, एक तरीके से काटते नहीं थे। अब क्या है, कोई कुछ इन चीजों से मतलब ही नहीं है। हम प्रकृति को बर्बाद कर ले, कोई कितने ही पेड़ काट ले, कुछ नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस समय वर्ड्सवर्थ का आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा दुखी है इसमें, और वो एक सोल्यूशन बताने की कोशिश भी कर रहा है कि भाई काश पैगन होते, आज हम तो नेचर को ऐसे मानते। लेकिन अब कौन पैगन बनेगा? तो वर्ड्सवर्थ की ये सॉल्यूशन भी थोड़ा सा हल्का ही पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक करेंगे।